नमस्कार दोस्तों। आपके इस आर जनरल अफेयर्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, 2-3 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ दिक्कतें आ गई थी। अ, अभी जो पर्व और फेस्टिवल का समय चल रहा है तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ व्यस्तताएं आ जा रही है, बिजी स्केड्यूल हो जा रहा है, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, फिर से अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, लास्ट मैंने जो अपलोड की है अपने चैनल पे, वो ग्रेविटेशन का था। तो उसमें हमने ग्रेविटेशंस के बैकग्राउंड को बांधा था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, इसके एंशियंट जो है एस्पेक्ट जो है उन्हें हमने अच्छे से जाना था। और जो आगे जाके उसमें न्यूटन ने जो डेवलपमेंट किया उसके बारे में हमने जाना। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ग्रेविटेशन के जो बेसिक लॉ है जो चलते हैं नेचर में, जिसे न्यूटन ने डिस्कवर किया था 1687 में, उसके फॉर्मूला को न्यूटन ने फाइंड किया, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। और फिर ये भी हम लोगों ने जाना कि उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से कैसे एक वेलोसिटी में चेंज करने वाली एक क्वांटिटी पैदा होती है। हम लोगों ने अपने कुछ दिन पहले के स्टार्टिंग वीडियो में हमने जाना था कि वेलोसिटी में अगर टाइम के साथ चेंजिंग आ रही है तो हम लोगों ने उसे एक्सेलरेशन का नाम दिया था। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन विद टाइम पासेस। तो डिपेंड करता है कि वो जो वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो अगर ग्रेविटी के मदद से हो। हमने कहा है ना कि ग्रेविटेशन एक तरह का क्या है, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसमें एक फोर्स, ग्रेविटी जो है फोर्स, एक तरह का फोर्स है वो, जो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज दैट मीन्स कि जितने भी यूनिवर्स में जो बॉडीज हैं, जैसे अर्थ है, मून है, मार्स है, ये सब जो है इनके पास अपनी अपनी कुछ ग्रेविटेशनल पावर है, फोर्सेस है। मैं अभी तक आइंस्टाइन के जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो थिंकिंग है ग्रेविटी के बारे में, उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं भी जनरल कह रहा हूं कि ग्रेविटी इज जस्ट लाइक अ फोर्स। तो उसी फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट स्टे है, और जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, ये इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी अभी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये अचानक से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, मोशन में आ गई। इसका मतलब कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं रेस्ट से, तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में जाना है। इसका मतलब क्या है, हर एक सेकेंड 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, और लगातार ये इसकी इसकी वेलोसिटी, जैसे एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसके एक सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड, और एंड सो ऑन बढ़ते जाएगी, और लास्ट में ये ग्राउंड से जाके स्ट्राइक करेगी। तो ग्राउंड से जो जाके स्ट्राइक करेगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। टक्कर के समय वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, टक्कर के बाद जीरो हो सकती है, वो अदर मैटर है, लेकिन टक्कर के टाइम पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। ठीक, हमने इन बातों को काफी डिटेल में जाना था एक्सेलरेशन में। तो हमने उसके बाद ग्रेविटेशन के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रहा है, और उस एक्सेलरेशन को हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छा लगेगा। आप ये सोचिए कि यदि कुछ ऐसा हो, इसकी वैल्यू में चेंजिंग आए। मैंने क्या कहा था, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा हर जगह हर मीडियम में वो समान होता है, लेकिन ग्रेविटी के बारे में ऐसा नहीं कहा। ग्रेविटी जो है वेरिएबल है, वेरिएबल क्वांटिटी है, ये चेंज करेगी। अब पता चलेगा कि ग्रेविटी कैसे चेंज करती है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कैसे चेंज करेगी। हम इसके तरफ अब जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपने इस टॉपिक को ध्यान से आप देखिए।
हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग किन किन कंडीशंस में कैसे आती है। जैसे एक तो नॉर्मली हम ये जाने कि हाइट, अगर हाइट बढ़ रही है यानी कि धरती से ये रेडियस है इज इक्वल टू 6,400 किलोमीटर इज द रेडियस ऑफ आवर अर्थ। अचानक से ऑब्जेक्ट यहां था और ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच गया। याद रहे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के टोटल मास को हम एक इमेजिनरी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में मान लेते हैं कि पॉइंट यहां पर है, टोटल मास सेंट्रलाइज्ड है। रिमेंबर वन थिंग, हम लोग एक इमेजिनरी पॉइंट के बारे में सोचते हैं, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग मान लेते हैं कि सारा का सारा मास एक जगह सेंट्रलाइज्ड है। वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है टू गेट द वैल्यू ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास। तो ये डिस्टेंस भी कुछ होगा फ्रेंड्स, गौर से देखिएगा, ये डिस्टेंस भी कुछ होगा। हो सकता है कि 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, सेंटीमीटर में हो। इतना डिस्टेंस जो है ना इस अर्थ के 6,400 किलोमीटर के सामने बहुत छोटा है। दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग दिस। इसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। ये मान लिया जाए h हाइट तक ये चला गया। एक बात जान के रखिए आप लोग फ्रेंड्स कि अर्थ के सरफेस पे हम ये मान के चलते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये ले रहे हैं। लेकिन हाइट पे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगी तो यहाँ इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाएगी एक हाइट को टैकल करने के बाद। तो वेरिएशन इन जी जो हम पढ़ने वाले हैं वो हाइट के साथ ग्रेविटी कैसे चेंज कर जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज कर जाती है वो हम जानते हैं। सपोज कीजिए कि ये अर्थ के सरफेस है, यहां पर ग्रेविटी जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किसी हाइट को अटेंड करने के बाद इसकी ग्रेविटी जी डैश हो गई। तो हम जानना चाहते हैं कि वहां पर जी डैश का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम, कैसे, हाउ कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। हाइट के साथ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। आप सोचिए, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला पढ़ा था gm/r², ये हमने पढ़ा था। ये r जो है ना, यह डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब ये अर्थ के सरफेस पे था तब तो हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इस जगह पर, यानी इस पॉइंट पे जब अर्थ के सरफेस पे था, इस पॉइंट को A मान लीजिए और इस पॉइंट को B मान लीजिए। तो यहां देखिए एट पॉइंट A मान के चलते हैं कि r इज इक्वल टू r है। मैंने कहा है ना कि ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है स्मॉल सा, बहुत छोटा, वो इस r के सामने बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट मास है, ठीक है। तो जो r ये होगा ये पूरा होगा ये, यानी इसका सेंटर जो है अर्थ से इस r डिस्टेंस पे है, लेकिन ये उस हाइट पे चला गया। अब क्या होगा, एट पॉइंट B r इज इक्वल टू r प्लस h, r और प्लस ये हाइट, ये टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा r प्लस h। अब हम इस r प्लस h को इस पे पुट करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मानी। फ्रॉम g डैश इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर है तो यहां पर हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर, इसे 2 मान लिया। तो देखिए हम फॉर्मूला को ही देख के पता लगा पा रहे हैं कि होगा क्या। ये r है, ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, ठीक, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वहां से इसका डिस्टेंस है। ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये तो क्लियर है, इंडिकेट हो रहा है। ये बढ़ेगा ये घटेगा, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, अर्थ के सरफेस से जितना ऊंचा उठेंगे हम
जितनी ऊंचाई पर मैं जाऊंगा मेरे पे लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी, यानी हाइट के साथ जो है ग्रेविटी कम होती है। ये क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, फ्रॉम 1 and 2 g डैश बाय g इज इक्वल टू, g डैश का वैल्यू हमने रखा है जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, और g का वैल्यू हमने रखा है जी एम बाय आर स्क्वायर। यही r लगभग r कैपिटल R के बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इस r को सीधा ये लिखते हैं। कैलकुलेशन से अगर देखा जाएगा जी एम को हमने कैंसिल किया, g डैश बाय g इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस एच का स्क्वायर बाय 1 बाय आर स्क्वायर, देन वी विल गेट आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये अभी तक कंडीशंस है। अब आर स्क्वायर इन दोनों से जब आर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा और ये एच बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर कैंसिल, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर माइनस 2, ये हुआ। Further, we are calculating g dash by g is equal to 1। अप्रोक्सीमेटली जो होता है ना, मैथमेटिकल प्रोसेस में जाइएगा तो ये -2 इसमें मल्टीप्लाई होके 2h बाय आर। एक अप्रोक्स वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देन g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाय आर। This is the required formula of the acceleration due to gravity with height। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये वैल्यू बड़ी निकलेगी। सोचिए अगर h का वैल्यू बड़ा होते जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये जो न्यूमरेटर है, अंश है, ये बड़ा होगा। बड़ा होने पे r से जो डिवाइड होगी जो वैल्यू आएगी वो बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी वैल्यू 1 से घटेगी और छोटा करेगी इसको। इससे क्या होगा कि हमारा जो g निकलेगा वो छोटा वैल्यू निकलेगा, कम निकलेगा। इससे एक बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ वो घटेगी, यहां भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने फाइंड किया है कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से रिएक्ट करती है, और हमें फॉर्मूला मिल गया। अब इस फॉर्मूला पे हम कुछ करते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने निकाला है g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाय आर, ये हमने निकाला है। इमेजिन कीजिए कि ये जो h है इसका वैल्यू जो है ना, ऐसा करते हैं कि g को जीरो करने की कोशिश करें। देखते हैं कि ये जीरो कब होगा। वो तब होगा जब 1 और इधर जो भी कैलकुलेशंस होंगे वो 1 हो जाए। इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए तरीका ये है कि h इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाए, यानी कि हमारी ऊंचाई जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर पे पहुंच गए हम लोग। यानी ये हाइट जो है कितनी हो गई है? 3200 किलोमीटर। हम वहां पे चले गए। तो देखते हैं जी की वैल्यू क्या होगी।
इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच की जगह r/2/r, 2 2 कैंसिल, g 1 माइनस r/r कैंसिल, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू g इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमें 0 मिला। यानी कि क्या हुआ क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस करे कि हम एक ऐसी हाइट पे जाना चाहते हैं जो अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के रेडियस के हाफ डिस्टेंस की हाइट हो, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ के लिए। आप मार्स पे चले जाइए तो वहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा सरफेस पे, उसे पुट करके इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो उस प्लेनेट के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकाल सकते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं क्या कि g सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब हो सकता है, जब 1 में जो घटने वाली जो राशि है, जो क्वांटिटी है यहां पे, वो पूरा 0 हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि h 0 हो जाए, यानी कि वो यहां पर पॉइंट हो, यानी सरफेस पे। इसका मतलब g मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा 1 माइनस 2, h की जगह 0 पुट कीजिए और वैल्यू निकल के आएगा g इंटू 1 इज इक्वल टू जी। यानी कि मैक्सिमम कब होगा, जब ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पे, और सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो मिलती है वो सरफेस पे मिलती है। तो हम लोगों ने हाइट को भी जाना है, हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। तो आप ये बात जान के रखिए कि हाइट के साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने फॉर्मूला जो निकाला, उसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर रेडियस ऑफ द अर्थ के हाफ पोजीशन पे पहुंच जाए, r/2 डिस्टेंस पे हम रहें, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 मिलता है। और अगर अर्थ के सरफेस पे रहें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये g इस g के इक्वल होता है। ये g क्या है, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो ये, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती जाती है। अब हम दूसरे तरीके पे जाते हैं, अब अर्थ के ऊपर नहीं जा रहे, अर्थ के नीचे जाएंगे। अब डेप्थ के साथ देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे रिएक्ट करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से बिहेव करेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं फिजिक्स के जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं काफी अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं। मेरा सीधा कंसर्न ये है कि आप इजी कॉन्सेप्ट के साथ उसे समझ पाए। बड़े से बड़े फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होता है कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन क्वेश्चंस को सिंपल वे में हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा देना। टीचर के लिए ये चैलेंजिंग है, बड़े से बड़े सवाल को सरल तरीके से सिंपल वे में स्टूडेंट्स को समझाना। और फिजिक्स जो है वो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सरल सब्जेक्ट है। कुछ लोगों को हंसी आएगी क्योंकि ये जो है ना नेचर की बात कहता है, प्रकृति कैसे काम करती है। द लॉ ऑफ नेचर इज सो सिंपल। आइंस्टाइन ने कहा था कि प्रकृति के नियम बहुत ही सरल है, सिंपल है। सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से यदि आप देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें हार्ड है। उसे सिंपल तरीके से ना, सिंपल वे में बस देखिए। प्रकृति ने अपने नियम बहुत ही सरल तरीके से बनाए हैं। फिजिक्स एक तरह से समझिए कि प्रकृति की भाषा है, लैंग्वेज है, प्रकृति कैसे काम करती है। तो बहुत सिंपल वे में अगर समझाने का प्रयास अगर कोई करे, ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। और सभी टीचर्स को यही कोशिश करनी चाहिए, ये बातें मेरे पे भी लागू होती है, कि कठिन से कठिन जो सवाल है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस जो है, उसे सरल वे में, सिंपल वे में समझाया जाए। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको सिंपल वे में समझा सके। फ्रेंड्स, अब हम डेप्थ के साथ जाएंगे कि जो वेरिएशंस होगा
जी डेप्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डेप्थ के साथ कैसे बिहेव करती है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं सबसे पहले, इसे क्लियर करने से पहले मान लिया जाए कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर का कुछ मास होगा, वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम है तो रेडियस होगा ही कुछ ना कुछ, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, एक क्वांटिटी होती है ये, इसे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम का यूनिट है उसमें कितना मास समाया हुआ है, m kg मान लिया जाए, 2 kg, 3 kg, 4 kg। डेंसिटी ये बताता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समाया हुआ है, तो इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होगी। और अगर मान लिया जाए ये डिस्टेंस जो है r ये छोटा हो जाए और अंदर एक और सर्कल का इमेजिन कर दे, आई मीन स्फीयर का इमेजिन कर दे, और इसकी रेडियस है कम, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसकी डेंसिटी होगी, इसकी वॉल्यूम होगी। आपको पता है एक बात, मास चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी। चाहे अंदर एक और स्फीयर के बारे में इमेजिन कर ले, इसका भी मास चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्योंकि डेंसिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने जाना है कि 1 मीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समाया हुआ है, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना मास समाया हुआ है, इसके बारे में डेंसिटी बता रहा है। डेंसिटी ओवरऑल वॉल्यूम के बारे में थोड़ी बता रहा है। डेंसिटी से हमें यह पता चलता है कि 1 मीटर क्यूब इसकी यूनिट वॉल्यूम में, अब इस रूम का वॉल्यूम अगर मान लिया जाए 40 मीटर क्यूब है, तो डेंसिटी ये बताएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स लगा हुआ है, कितना मास है। इसीलिए कितना भी छोटा स्फीयर का इमेजिन कर ले, स्फीयर के अंदर स्फीयर, स्फीयर के अंदर स्फीयर, तो भी हमें डेंसिटी हमारा सेम रहेगा, मास और वॉल्यूम चेंज करेगा। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अर्थ, ठीक, ये रेडियस है r, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, यानी r डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे, यहां से यहां तक का। याद रहे इस डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस छोटे से डिस्टेंस को, क्योंकि बहुत स्मॉल रेडियस होता है, मान के चल रहे पॉइंट मास है। ये r है और ये यहां से कुछ अंदर आया, d डिस्टेंस अंदर आया, अब इस पॉइंट पे है वो, तो मान के चलते हैं कि ये अर्थ के इस स्फीयर को कंसीडर करेगा, यहां पर वो आ गया, ये है पूरा फ्रेम। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मान लीजिए। ये स्मॉल r पता है क्या होगा, इज इक्वल टू, ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या था, स्टार्टिंग में यहां से यहां तक था r, कैपिटल R, उसमें ये डिस्टेंस जो है इसे घटा दीजिए तो ये रेस्ट वाला डिस्टेंस बच जाएगा, यानी r माइनस डी। ये मैंने कहा है ना, इसका वॉल्यूम चेंज करेगा, मास चेंज करेगा, लेकिन डेंसिटी वही रहेगी। यहां भी वही बात है, डेंसिटी वही रहेगी, लेकिन वॉल्यूम और मास चेंज हो जाएगा। यहां पर भी वॉल्यूम चेंज होगा और मास चेंज होगा इस स्फीयर के लिए, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। पहले सबसे पहले तो G इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक।
इस आर को लगभग कैपिटल आर के बराबर कर देते हैं हम लोग, आर स्क्वायर, ये है। यहां पर हम अभी इक्वेशन 1 नहीं देते हैं, यहां पे हम मास पहले निकाल लेते हैं। क्या मास निकलेगा? जी, मास का वैल्यू क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू आप जानते ही हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड देन आर स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ, जी 4/3 पाई आर इंटू डेंसिटी, ये हमारा जी निकला। जी इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर इंटू रो, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब जी डैश निकालिए यहां पर इस पॉइंट में, जब वो इस कंडीशन में आ गया, यहां पर क्या होगा? जी मास जी एम बाय आर स्क्वायर, जी मास चेंज हो गया है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय आर स्क्वायर। ये आर क्या है? ये डिस्टेंस है। अब सोचिए जी वॉल्यूम क्या निकलेगा? 4/3 पाई, रेडियस होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसका रेडियस क्या? स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी बाय आर स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट में आया? जी 4/3, इसमें ऊपर लिख देता हूं, जी डैश इज इक्वल टू जी 4/3 पाई आर इंटू रो, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। इन दोनों का डिवीजन यदि कर दे, जी डैश बराबर 1 आया और जी इज इक्वल टू ये है, इन दोनों का डिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। इसे इससे भाग दे देते हैं, बाय जी 4/3 पाई आर इंटू रो, ये कैंसिल हो गया, जी जी कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? जी डैश बाय जी इज इक्वल टू आर बाय कैपिटल आर। इस आर को हमने क्या लिखा है? आर माइनस डी बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। आर दोनों के डिवीजन पे देख, डिनोमिनेटर पे हमने रख दिया। देन जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आया डेप्थ के साथ। देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने किया है वो काफी सिंपल वे में किया है। यहां भी आपको वही लग रहा है, जैसे जैसे डी बड़ा होगा, यानी जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे ये वैल्यू बड़ा होगा, और बड़ा होने पे 1 में बड़ी वैल्यू घटेगी, और घटने से जी का वैल्यू कम आएगा। यानी कि चाहे हाइट पे जाइए आप, चाहे डेप्थ में जाइए, जो आपका एक्चुअल जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस का जो वैल्यू निकलेगा वो कम होता जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सरफेस पे ही होता है, और सरफेस पे भी कहां? हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, पोल पे। अब हम इस फॉर्मूला पे कुछ देखें, डी का वैल्यू कुछ पुट करके देखें क्या रिजल्ट आता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने फॉर्मूला निकाला है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। आप इमेजिन कीजिए कि डी का वैल्यू 0 हो जाए, यानी एट सरफेस, पे यानी यहां पर हो, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? जी इज इक्वल टू 1 माइनस 0, क्योंकि डी 0 बाय, क्योंकि डी यहां पर 0 हो जाएगा। जब ये सरफेस पे था तो डी डिस्टेंस अंदर गया ही नहीं कुछ,
जब जैसे जैसे नीचे की ओर वो जाएगा तभी तो डी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी 0/r यानी कि g1 माइनस 0 यानी कि g, यानी जो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ही हमारा g निकला, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। अब हम देखते हैं कि ये डेप्थ में जाते जाते सेंटर पे चला जाए, यानी यहां पर पहुंच जाए ऑब्जेक्ट, यहां, यानी d इक्वल हो जाए किसके बराबर, कैपिटल R के बराबर हो जाए, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए एट सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि d इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, यहां पर आ गया, यानी कि therefore g dash is equal to g 1 minus d by r, 1 minus r by r, क्योंकि d r के बराबर हो गया, कैंसिल होने पे 1 minus 1 is equal to 0, यानी कि क्या निकला कि g dash का जो वैल्यू है सेंटर पे 0 हो जाता है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अर्थ के बारे में, ये तो फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी प्लैनेट को लेकर आप इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को में आप देखिए कि डी का वैल्यू, ये जो डेप्थ है ये बढ़ते 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 यहां पहुंच जाए, यानी कि डी आर के बराबर हो जाए, यानी डी जो है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या, ये आर 0 हो जाएगा, क्यों, सोचिए ये आर क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, फिर ये पॉइंट यहां आ गया, ऑब्जेक्ट यहां आ गया, तो यहां से यहां तक ऐसे करते करते सेंटर में पहुंच गए। सेंटर में पहुंचने का मतलब है कि डी आर के बराबर हो गया, यानी आर बराबर 0, यानी सेंटर से अब उसका कुछ डिस्टेंस ही नहीं रहा। ऐसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा एट द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, वो हमें 0 मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में, केंद्र की ओर आप जैसे जैसे जाइएगा, आपको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आप पे लगेगा वो 0 हो जाएगा। जैसे सेंटर पे जैसे पहुंचिएगा वो 0 हो जाएगा, और सेंटर की तरफ जैसे जा रहे हैं वो कम होता जाएगा, कम होते 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 एक टाइम आएगा कि वो 0 हो जाएगा। तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो 0। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात कह देता हूं कि जो हम लोग जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालते हैं उसके ग्राफिकल जो ड्रॉ है, जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल एस्पेक्ट उसके जो भी होंगे, वो किसी एक अदर वीडियो में हम उस पर डिटेल में जाएंगे, हम देखेंगे ग्राफ कैसे वर्क करता है, उसके बारे में जानेंगे। काफ़ी बेसिक वे में जाएंगे, हाई लेवल पे अभी पहुंचेंगे नहीं। जब बेसिक वे आप लोगों का क्लियर होते जाएगा, फिर धीरे धीरे हम लेवल अप करते हुए जाएंगे और उसे क्लियर करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने जी का जो फॉर्मूला निकाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, जो स्मॉल जी का वेरिएशंस जो हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ये सब जो हम लोगों ने, इसका ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफिकल स्ट्रक्चर से हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैसे हम निकाल सकते हैं, ग्राफ को ही देख के हम कैसे पकड़ लिए कि इस पॉइंट पे वो कहाँ है, ये हम किसी एक सेपरेट वीडियो डिटेल जो है वो डेडिकेटेड होगा ग्राफ पर, जिसमें हम एक्सेलरेशंस की भी बात करेंगे, जो एक्सेलरेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट में, उसमें हम ये भी बात करेंगे कि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, स्लोप के बारे में बात करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बात करेंगे। वो वीडियो काफ़ी डिटेल में ग्राफ को डेडिकेटेड होगी, और उसी में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला का ग्राफ कैसा रिएक्ट करता है, कैसा रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जा रहे हैं। हमने 2 कंडीशंस पढ़ ली हैं, तीसरे कंडीशंस के हम प्रूफ पे अभी नहीं जाएंगे। अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के बहुत अदर जो डायमेंशंस हैं उसे हम क्लियर नहीं किए। हम तीसरे के बारे में सिर्फ फॉर्मूला पे जाएंगे और देखेंगे कि कैसा रिएक्ट होता है, कैसा रिजल्ट आता है। देखिए, वेरिएशन
इन जी विद रोटेशन। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे वो रोटेट करती है ऐसे, इसे कहते हैं रोटेशन। और सन के चारों ओर जो घूमती है उसे कहते हैं रेवोल्यूशंस। तो इस तरीके से घूमती है। ये सन है, ये अर्थ है, मान लिया जाए। मैं छोटा इसलिए सन को दिखा रहा हूं क्योंकि काफी दूर है सन। अगर ये इस तरीके से घूमे तो ये सिर्फ रेवोल्यूशंस हो रहा है, और ये अपने एक्सिस पे घूमते हुए अगर घूमे तो ये हो रहा है रेवोल्यूशंस विद रोटेशन। रोटेशन भी हो रहा है और रेवोल्यूशन भी हो रहा है। तो हम रोटेशन के मदद से देखें कि रोटेशन होने पर, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या वो चेंज करती है? देखिए, ये मान लिया जाए अर्थ है, ये सेंटर है। हम 3D इमेज बनाएंगे, ये ऐसे, क्योंकि स्फीयर है। मान लिया जाए ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस तो r होगा, वो फिक्स्ड है, ठीक। लेकिन ये जिस पॉइंट पे होगा, अर्थ ऐसे घूम रही है, तो ये भी तो ऐसे घूम रहा होगा। ये अर्थ ऐसे घूम रहा है, जैसे जैसे मान लिया जाए मेरे कॉलर पे ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ठीक। मैं ऐसे घूम रहा हूं, तो माइक्रोफोन भी तो घूम रहा है, माइक्रोफोन भी घूम रहा है ना ऊपर। ये जब पूरा रोटेट कर रहा है तो ये भी पॉइंट भी तो ऐसे घूम रहा होगा, उस ओर जाके फिर इधर आया होगा ऐसे। तो ये जिस सर्कल में घूम रहा होगा ऐसे करके, उसका रेडियस है स्मॉल r। याद रहे, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। इसे 2-3 बार आप ठीक से देखिएगा, वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये पॉइंट है, मान लिया जाए P। ये जो फील करेगा ना ग्रेविटी, G डैश, ठीक है। अर्थ की सेंटर की तरफ ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगता है G। ये यहां पर कुछ एंगल बना रहा है, ये तो R है, इसे आप जान लीजिए। ये कुछ एंगल बना रहा है, लैम्डा, ठीक है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, आप थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के रोटेशन की मदद से, रोटेशन के कारण जो ये रोटेट कर रही है ओमेगा से, ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम उस वेरिएशन जो हुआ G में, उसे निकालने का जो फॉर्मूला है, G डैश इज इक्वल टू G, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये होगा। अब आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लैम्डा है, ये तो एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां पहुंच गया, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। तो पुट करते हैं एट पोल, ध्रुवों पर, G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि ये यहां पहुंच गया ना, यहां है तो ये यहां आ गया, 90 डिग्री हो गया, ये था 90 डिग्री हो गया। तो वैल्यू आएगा G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए कॉस स्क्वायर 90 यानी 0 का स्क्वायर 0, यानी ये पूरा 0 हो गया G। यानी G का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहां होता है? पोल्स पे। हर बार G का मैक्सिमम वैल्यू वही आ रहा है G, यानी कि 9.81 वो मैक्सिमम वैल्यू है। हालांकि जो पॉइंट के डेसिमल में मैंने जो आपको बताया है पिछले क्लासेस में, वो एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम मान के चलते हैं G का बस यही सबसे मैक्सिमम है जो पोल पे हमें मिला।
अब अगर ये पॉइंट यहां आ जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाए, तो जो ये लैम्डा है ये घट के 0 हो गया। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। जी डैश इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो जो वैल्यू आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1 जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये निकला इक्वेटर पे ओमेगा स्क्वायर आर, ये आया। यानी कि कुछ जी का जो वैल्यू होगा इससे कम होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, घट के 0 हो जाएगा। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। आप मोशन के चैप्टर में इसे आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे, और ना भी जानते होंगे तो मैं जब इसे सर्कुलर मोशन में बताऊंगा तो मैं अच्छे से क्लियर करूंगा ये सारी चीजें। ओमेगा का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 2 पाई बाय टी, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यूज निकालते हैं, और निकलता ही है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू निकलता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आती है, सबके लिए अपनी अपनी एंगुलर वेलोसिटी होती है सभी की, ठीक है। वो सेंटर के चारों ओर किस रफ्तार से घूम रही है, किस स्पीड से अपने सेंटर के चारों ओर घूम रही है, अर्थ की भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हम लोगों ने अभी जाना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो कैसे चेंज करती है हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, और अर्थ के रोटेशन होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कैसे चेंजिंग आती है। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी अचानक से अर्थ की बदल जाए तो जी का जो वैल्यू होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा, वो बहुत ही ड्रामेटिकल तरीके से चेंज कर जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि अर्थ की हाइट्स, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर की ओर जाएंगे, अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे तो ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा, ऐसा नहीं है। अगर सारे कंडीशन सही है और अर्थ अपना रोटेशन तेजी कर दे, अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है वो तेजी से रोटेट करने लगे, ऐसे कंडीशन में भी जो है ना हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत अलग तरीके से फील करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज बेसिक बातें जो जानी है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे हाइट के साथ चेंज करती है, डेप्थ के साथ चेंज करती है, रोटेशन के साथ कैसे चेंज करती है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। इस फार्मूला, जो भी फार्मूला सब आए हैं उस फार्मूला को आप देखकर उस पर आप कुछ ना कुछ वैल्यूज बुक से आप सवाल देख सकते हैं। कभी कभी मैं सवाल भी दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा, देखूंगा कैसा रिजल्ट आता है, आप लोगों के साथ में सॉल्व करूंगा और फिर देखूंगा कि रिजल्ट क्या आता है। देखिए, फिजिक्स पढ़ने का असली मजा पता है किसमें? फिजिक्स पढ़ने का असली मजा ये है कि जब आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी में लिख रहे हो तब आप उसमें फील करिए कि अपने इमेज, जैसे मैं जितना ये अभी ड्रॉ कर रहा था तो मैं अपने दिमाग में पूरा स्पेस ले लिया था। मैं सोच रहा था कि हाँ ऐसा है, अर्थ है, ऑब्जेक्ट को रख दिया था क्योंकि 3D इमेज दिमाग में बन गया, और उसी तरीके से हमने सोचा कि अर्थ इस तरीके से घूम रहा है, डेप्थ में जा रहे हैं तो हम फील किया कि हाँ अंदर गए हैं, एक इमेज बना लिया, 3D इमेज दिमाग में बना लिया। ऐसे करके आप बनाइए और तब देखिए जब आप रियलिस्टिक वे में आप सोचिएगा ना तो आप खुद ही फील करना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिजिक्स बिल्कुल ही इमेजिनेशंस का सब्जेक्ट है, इमेजिन करके। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा बता रहा हूँ। आइंस्टाइन जो थे वो सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। आइंस्टाइन से बहुत लोगों ने पूछा यही बात कि बिना प्रैक्टिकल के, बिना लैब के आप इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्स से रिलेटेड थ्योरी कैसे डिस्कवर की? आइंस्टाइन हमेशा अपने दिमाग की तरफ ऐसे इशारा करते थे और कहते थे, और बाद में उनसे पूछा गया कि ये आप ऐसे इशारा क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा जो लैब है वो मेरा दिमाग है। तो याद रखिएगा, इसी ब्रेन ने इतनी डेवलपमेंट की है, ठीक है, इसी ब्रेन ने इस तरीके की डेवलपमेंट की है। अभी हाल ही में 2024 का नोबेल अवार्ड अनाउंस हो गया है। जो फिजिक्स में जो नोबेल अवार्ड जो मिला है वो मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, उसमें डेवलपमेंट का। जैसे हमारा दिमाग का जो न्यूरॉन है वो किस तरीके से जो कम्युनिकेशंस है, जो जितने भी इंफॉर्मेशंस है वो कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स की ओर जाते हैं, कितनी स्पीड से जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हूबहू आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस को डेवलप करने में सफलता पाया, और नोबेल अवार्ड इसी चीज में भी इस बार फिजिक्स का दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सारी चीजें पहले इमेजिनेशन से शुरू होती है, बाद में वो कॉपी पे आती है और उसके बाद वो
प्रैक्टिकल वे में दुनिया के सामने आती है। तो याद रखिएगा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा उसे अच्छे से समझिए और समझ के फील करके आप कॉपी पे उसे नोट डाउन कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप ग्रेविटेशंस के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझें। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं, मैं अभी कह देता हूं, वो जो वीडियो होंगे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए कितनी जो हमें स्पीड चाहिए, एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जो रोटेट कर रहा है उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए कितनी एनर्जी लास्ट चाहिए, जो बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। अगली वीडियो मेरी उसी पे आएगी। तब तक जो फेस्टिवल अभी चल ही रहा है, दशहरा का फेस्टिवल, आप लोगों को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ अच्छे से घूमें और इस पर्व को अपने साथ जोड़ के आनंद ले इस पर्व का, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को एक साथ एक पैरेलल लाइन पे लेके चले, क्योंकि ये जो पूजा पर्व, जितने भी फेस्टिवल हमारे यहाँ हैं, ये हमेशा आते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे तो ये हो सकता है कि आपके लिए काफ़ी जो है नुकसानदेह हो, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस भी आने वाले हैं, 12th के, 10th के। तो आप आनंद लेते हुए भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अभी बहुत होंगे। अभी जो दशहरा का समय चल रहा है, आगे जाके फिर दिवाली आएंगी, और जो नॉर्दर्न इंडिया है वहाँ पर छठ का फेस्टिवल होता है। इस तरह के फेस्टिवल्स अभी बहुत हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हुए डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होना है, यानी घूमना है, लेकिन घूम के जब आप घर आए तो आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। सो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट थी। सो थैंक यू सो मच।